गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेशम के नियम क्या है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में सबसे पहले जो है ग्रेशम का नियम क्या है, उसकी क्रियाशीलता किस प्रकार से होती है, फिर इसके नियम का क्षेत्र क्या है और लास्टली इस नियम की सीमाएं क्या क्या हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेशम का नियम क्या है। ग्रेशम के नियम के अनुसार जब असीमित विधिग्राह्य वाली श्रेष्ठ और निकृष्ट मुद्राएं साथ साथ चलन में हो, तब कुछ समय अंतराल में निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यानी बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। और इस नियम के अनुसार बहुमूल्य धातु से निर्मित मुद्रा, नवीन व पूर्ण मूल्य तथा वजन के सिक्के, परिवर्तनशील मुद्रा व समान आंतरिक एवं अंकित मूल्य वाली मुद्राएं श्रेष्ठ मुद्राओं की श्रेणी में आती है। इसके विपरीत पुरानी एवं निकृष्ट धातु की मुद्रा, घिसे हुए सिक्के, अपरिवर्तनीय मुद्रा तथा असमान आंतरिक और अंकित मूल्य वाली मुद्रा जो है वो निकृष्ट मुद्रा की श्रेणी में आती है, और जो निकृष्ट मुद्रा है वो श्रेष्ठ मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब इस नियम का प्रतिपादन जो है वो सर थॉमस ग्रेशम के द्वारा 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में किया गया था, जो कि एलिजाबेथ प्रथम के वित्तीय सलाहकार थे। और ये जो है देखिए उस समय जो है निकृष्ट और जो है अच्छे सिक्के सभी चलन में थे, और इस निकृष्ट जो मुद्रा को चलन से बाहर करने के लिए जो है एलिजाबेथ प्रथम ने श्रेष्ठ मुद्रा यह सोचकर चलन में डाली थी कि नई मुद्रा चलन में रहेगी तथा निकृष्ट मुद्रा राजकोष में वापस आ जाएगी। लेकिन इसके परिणाम आशा के विपरीत निकले, क्योंकि श्रेष्ठ मुद्रा तो लोगों ने अपने पास रख ली, चलन से वो शीघ्र ही गायब हो गई, और निकृष्ट मुद्रा चलन में पूर्व की स्थिति से में जैसे बनी रही। और इस संपूर्ण स्थिति की व्याख्या जो है ग्रेशम के द्वारा की गई, जिसे ग्रेशम का नियम कहते हैं। बच्चों, ये बहुत पुराने समय का जो है लॉ है, उस समय काफी यह क्रियाशील था और इसकी रेलेवेंस थी, परंतु वर्तमान युग में इसकी जो व्यावहारिकता है वो तुलनात्मक रूप से कम हो गई है, परंतु फिर भी हम इसका अध्ययन हम करने का प्रयास करते हैं। इस नियम की क्रियाशीलता नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं, किस तरह से ये फंक्शनेबल होता है लॉ। तो इसके नियम की क्रियाशीलता के आधार जो है वो इस प्रकार से हैं कि वस्तु के मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों ही उपयोग होते हैं। हम ये मान के चलते हैं तो वह उस उपयोग में आने की प्रवृत्ति दिखाती है मुद्रा जिसमें उसका मूल्य अधिक होता है। दूसरा है कि मनुष्य की श्रेष्ठ वस्तुओं को संग्रह करने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होने के कारण वह श्रेष्ठ मुद्राओं को संग्रहित करने तथा निकृष्ट मुद्राओं को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में श्रेष्ठ मुद्रा की तत्काल ग्राह्यता के कारण श्रेष्ठ मुद्रा का उपयोग विदेशी भुगतानों में कर लिया जाता है। अब ग्रेशम के नियम का क्षेत्र क्या है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ ग्रेशम्स लॉ? यद्यपि ग्रेशम ने इस नियम की व्याख्या जो है वो एकल धातुमान के अंतर्गत की थी, लेकिन ये सभी प्रकार के मुद्रामानों में किसी न किसी रूप में लागू होता है, यानी इस नियम की क्रियाशीलता सर्वव्यापक है। सबसे पहले एकल धातुमान में इन मोनोमेटलिज्म, एकल धातुमान में ग्रेशम का नियम दो रूप से लागू होता है। पहला उस परिस्थिति में जब नवीन और पूर्णकाय सिक्के तथा घिसे हुए सिक्के साथ साथ चलन में हो, तो जनता द्वारा नवीन व पूर्णकाय सिक्के अर्थात श्रेष्ठ मुद्रा का संग्रह कर लिया जाएगा। तथा द्वितीय उस स्थिति में जब विभिन्न मात्राओं की शुद्धता वाली प्रधान मुद्राएं चलन में हो, तो नवीन पूर्ण शुद्ध एवं वजनी सिक्कों को गलाकर या संग्रह कर अथवा विदेशी भुगतान में प्रयोग में लेकर श्रेष्ठ मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा है द्वितीय धातुमान में इन बायमेटालिज्म। द्वितीय द्विधातुमान में दो धातुओं के सिक्के चलन में होते हैं, जिसमें एक धातु मूल्यवान तथा दूसरी धातु अपेक्षाकृत कम मूल्यवान होती है।
इस स्थिति में मूल्यवान धातु के सिक्कों को संग्रहित करने, गलाने तथा विदेशी भुगतानों में प्रयोग करने की सामान्य जन प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, श्रेष्ठ मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है। तीसरा है पत्र मुद्रमान में इन पेपर स्टैंडर्ड। पत्र मुद्रमान में सामान्यतः ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता प्राय नहीं होती, क्योंकि पत्र मुद्रा संग्रहण, गलाने और विदेशी भुगतान के उद्देश्य से श्रेष्ठ मुद्रा नहीं है। फिर भी पत्र मुद्रामान में ग्रेशम का नियम लागू कैसे होता है, वो लागू होना माना जा सकता है जैसे नवीन और पुरानी पत्र मुद्रा के एक साथ चलन में मनुष्य की प्रवृत्ति जो क्या होती है, वो नवीन मुद्रा को संग्रहित करने की होती है, और परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के साथ साथ चलन की स्थिति में स्वर्ण अथवा रजत मिलने की आशा में परिवर्तनीय मुद्रा जन सामान्य द्वारा संग्रह की जाने लगती है। चौथा है पत्र मुद्रामान और धातु मुद्रा के साथ साथ चलन में इन को एग्जिस्टेंस ऑफ पेपर एंड मेटालिक मनी। एक मुद्रामान में पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा के साथ साथ चलन की स्थिति में जो है धातु का मूल्य बढ़ने पर जनता धातु मुद्रा का संग्रह करना प्रारंभ कर देती है, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा साथ साथ चलन में थी, तो धातु मुद्रा को संग्रहित करने की प्रवृत्ति इस कारण से बढ़ गई थी। और इस नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं इस लॉ की। सबसे पहली है कि मुद्रा की पूर्ति मांग की अपेक्षा कम होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। और दूसरा है देश की जनता द्वारा निकृष्ट मुद्रा का सार्वजनिक बहिष्कार करने पर ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होगा। साख सुविधाओं और बैंकिंग प्रवृत्ति के विकास के कारण इसकी जो प्रत्यक्ष भूमिका है वो सीमित हो जाती है। और चौथा है निकृष्ट मुद्रा की दशा अत्यंत खराब होने पर वह जन सामान्य द्वारा स्वतः ही अस्वीकृत हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता तब तक ही प्रभावी थी जब तक बैंकिंग और साख सुविधाओं का विकास नहीं था, और जनता क्रय शक्ति का संचय मुद्रा के रूप में ही करती थी तथा विदेशी भुगतान मूलतः स्वर्ण के माध्यम से किए जाते थे। वर्तमान परिस्थितियों में जब विश्व के सभी राष्ट्र में प्रतिबंधित पत्र मुद्रामान जो है प्रचलन में है, ऐसे समय में ग्रेशम के नियम का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। धन्यवाद।